आज सबसे बड़ी खबर आ रही है, चौंका देने वाली, हिला देने वाली कि मुख्यमंत्री को फ्लाइट से उतार दिया गया। खबर यह है, क्या भगवंत मान फ्लाइट से नीचे उतार दिए गए? विपक्ष सवाल पूछ रहा है, भगवंत मान को सामने आकर जवाब देना चाहिए। भगवंत मान की तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम बनने से पहले की तस्वीर है। भगवंत मान पर आरोप लगता रहा कि वो नशे की हालत में रहते हैं, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि विदेश दौरे पर थे भगवंत मान और विपक्ष कह रहा है भगवंत मान को फ्लाइट से उतार दिया गया। विदेश में पंजाब के मुख्यमंत्री को फ्लाइट पर चढ़ने नहीं दिया गया क्योंकि वो नशे में थे। विरोधी सवाल पूछ रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। आज चढ़न वेले शायद कुछ ਵੱਧ खाधी पीती गई, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ एयरलाइन ने उन्होंने जहाज तो लाता। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਿਫਟਾਂਸਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ क्या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जहाज से धक्के देकर उतार दिया गया? विदेश में पंजाब के सीएम मान को नशे में होने के चलते विमान पर चढ़ने भी नहीं दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि भगवंत मान विदेश दौरे पर थे और इस हद तक शराब के नशे में चूर थे कि मान को फ्लाइट में सवार होने से भी रोक दिया गया। लेकिन अगर यह सही है तो इससे पहले भी भगवंत मान संसद में नशे की हालत में पहुंच गए थे, जिसके बाद उन पर एक्शन हुआ था। एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी मान की शराब की लत पर उनकी खिंचाई की थी। चारवाक कहते थे, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, बष्पीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मौज करो, जियो, जब तक जियो मौज करो। चिंता किस बात की, कर्ज करो और घी पियो। उस जमाने में संस्कार के लिए घी कहा भाई भगवंत मान, नहीं तो और कुछ पीने का कहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अब विरोधियों के निशाने पर हैं। मान को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। विपक्ष इसे सीधे तौर पर पंजाब की अस्मिता से जोड़कर देख रहा है। आपको जल्दी से दिखाने जा रहा हूं भगवंत मान कहां थे जो आरोप लग रहा है नशे की हालत में फ्लाइट से उतार दिए गए। मैप देखिए जरा, ये आपके सामने आ गया। ये देखिए जर्मनी से, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से दरअसल नई दिल्ली आ रहे थे और खबर यह है कि जर्मनी में ही नशे की हालत में फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर भगवंत मान को चढ़ने नहीं दिया गया फ्लाइट पर। इस कदर नशे में चूर थे। आइए पूरी खबर, पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या यह सच है? और अगर यह सच है तो भगवंत मान, अगर यह सच है तो भगवंत मान को दरअसल फ्लोर ग्राफिक्स है, भगवंत मान को दरअसल यह बताना चाहिए सामने आकर कि आखिर हकीकत क्या है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये वो एयरलाइंस है और भगवंत मान के फ्लाइट से उतारे जाने का दावा किया गया कि भगवंत मान को फ्लाइट से उतार दिया गया नीचे। लुफ्थांसा एयरलाइंस, ये वो एयरलाइंस है, लुफ्थांसा एयरलाइंस के विमान से पंजाब के सीएम को उतार दिया गया। चढ़ने ही नहीं दिया गया, सीढ़ियां चढ़ रहे थे तभी उतार दिया गया। दावा है कि भगवंत मान पूरी तरह से नशे में थे। विपक्ष कह रहा है वो नशे की हालत में थे। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर उन्हें नीचे उतार दिया गया और 17 सितंबर को, जी हां, मान 17 सितंबर को जर्मनी से दरअसल दिल्ली लौट रहे थे। उस वक्त दावा है कि इसकी वजह से फ्लाइट 4 घंटे लेट हो गई, यानी नशे में इस कदर धुत थे कि 4 घंटे लेट हो गई। यह सवाल पूछ रहे हैं अकाली। लुफ्थांसा एयरलाइन ने फ्लाइट से उतारने पर चुप्पी साध ली है जब उनसे सवाल किया गया। लुफ्थांसा एयरलाइंस ने फ्लाइट में देरी की पुष्टि जरूर की है कि हमें देरी हुई थी, लेकिन अब अकाली दल ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर सवाल उठा दिए कि आप जाकर पंजाब का अपमान कर रहे हैं। आप पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और विदेश में जाकर पंजाब का अपमान कर रहे हैं।
लोग क्या सोचेंगे कि पंजाब का मुख्यमंत्री नशे की हालत में है और उसे फ्लाइट पर नहीं चढ़ने दिया गया। इसलिए आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है कि ये आरोप गलत है। आम आदमी पार्टी ने कहा मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने कहा इसी वजह से 17 तारीख को मुख्यमंत्री नहीं लौटे, 18 तारीख को जर्मनी से दिल्ली रवाना हुए हैं। यानी खबर यह कि 17 तारीख को, विरोधी कह रहे हैं 17 तारीख को आना था, नशे की हालत में थे, चढ़ने नहीं दिया गया तो 18 को वापस आए। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही उनकी दरअसल तबीयत खराब थी। आइए उस एयरलाइंस की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है वो एयरलाइंस, यह है लुफ्तांसा एयरलाइंस। ऐसी एयरलाइन से भगवंत मान दरअसल जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से आने वाले थे भारत, लेकिन नहीं आए। ये अब सवाल सियासतदान पूछ रहे हैं। देखिए जरा सियासतदान क्या सवाल ले रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। फुल स्क्रीन लीजिए इस ग्राफिक्स को, ये आप देख रहे हैं, आपके सामने आया है। ये खबर है कि मान को विमान से उतार दिया गया। सुखबीर बादल ने देखिए क्या लिखा है, मान को उतार दिया गया विमान से। सहयात्रियों के मुताबिक मान दरअसल नशे में थे और सीएम मान के कारण उड़ान में 4 घंटे देरी हुई है। ये सुखबीर बादल पूछ रहे हैं। आज पूरी दुनिया में पंजाबी अपमानित हुए। विक्रम सिंह मजीठिया कह रहे हैं मान के जर्मनी दौरे से पंजाब का अपमान हुआ है। सहयात्रियों से मिली जानकारी बेहद निराशाजनक है। यानी जो उस विमान में पैसेंजर थे उन्होंने जानकारी दी है। विक्रम मजीठिया ये कहना चाह रहे हैं। बताया गया कि भगवंत मान चल भी नहीं पा रहे थे, ये विक्रम मजीठिया कह रहे हैं। नशे में विमान से उतारने का दावा किया है मजीठिया ने। गौरव पंधी क्या कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी को अपना पक्ष साफ करना चाहिए, या खबर को स्वीकार करें या फिर उसका खंडन करें सामने आकर। केजरीवाल ने कहा था कि मान ने शराब छोड़ दी है, क्या केजरीवाल झूठ कह रहे थे, यह गौरव पंधी ने ट्वीट किया। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा अकाली दल के नेता आप क्या कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी क्या सफाई दे रही। जहाज चढ़न वेले शायद कुछ ਵੱਧ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਤਾ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੇ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ 2-4 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਿਫਟਾਂਸਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। अब पंजाब के मुख्यमंत्री को सामने आकर सफाई देनी चाहिए इस मामले में। क्या वाकई वो शराब के नशे में थे, क्या वाकई उन्हें फ्लाइट से उतार दिया गया? अगर ऐसा है तो ये पंजाब के लिए अपमान करने वाली बात है और इसीलिए विपक्ष सवाल पूछ रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, इंग्लैंड में भी हिंदू मुसलमान जंग हो रही। हिंदू और मुसलमानों के बीच इंग्लैंड में बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए फुल स्क्रीन लीजिए जरा। हिंदू मंदिर पर चढ़कर झंडा हटा दिया गया, भगवा झंडा जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। एमपीएस दीजिए, देखिए जरा। आप देख रहे हैं हिंदू मंदिर पर यह शख्स किस तरह से हिंदू मंदिर का झंडा नीचे गिरा रहा है, झंडा उतारा है। पुलिस वहां पर खड़ी हुई तमाशा देख रही है। यह आपको मैं दिखा रहा हूं इंग्लैंड की तस्वीरें। लंदन में हिंदू मुस्लिम जंग और किस तरह से मंदिर पर हमला किया गया और मंदिर का झंडा नीचे उतार दिया गया है। ये जो हालात है वो बता रहे हैं किस तरह से जंग आगे बढ़ रही है। आइए अगली तस्वीर दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। हिंदू मुसलमान वहां आमने सामने। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, एमबीएस बढ़ाइए। ये देखिए वहां जो हालात है, सुनिए। आइए, और ये हिंदू मुस्लिम जंग जो है ये कैसे और ज्यादा वहां बड़ी हो गई है। ये देखिए बहुत तस्वीर, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। हमला किया जा रहा है, बोतल में इस तरह की ज्वलनशील चीजें लेकर फेंकी जा रही। देखिए जरा।
Look, another big sign right now. There you go. Red-handed. And another one now. Again. Another direction. Look, again, another one. Wow. Look, another big sign right now. There you go. Red-handed. And another one now. Again. Another direction. Look, again, another one. Wow. Look, another big sign right now. There you go. और इतना ही नहीं, ये जो हिंदू मुस्लिम जंग है, अब देखिए हिंदुओं का भगवा झंडा भी जला दिया है। ये देखिए जरा, भगवा झंडे में आग लगा दी है। पुलिस भी लीजिए जरा। ये तस्वीरें कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आखिर इंग्लैंड में क्या हो रहा है, किस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये पाकिस्तानी मुस्लिम है, पाकिस्तानी गैंग, वहां के मुसलमान, वो देखिए भगवा झंडे में आग लगा रहे हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, भगवा झंडा जला रहे हैं। सोचिए किस कदर नफरत, भगवा झंडे में आग लगा दी। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी तरह की अलग अलग झड़पें पिछले कई दिन से हो रही हैं इंग्लैंड में। आइए अब मैं आपको बताता हूं इंग्लैंड के किस जगह पर, किस शहर में ये झड़पें हो रही, मैप के जरिए जरा देखिए, फिर आपको बताऊंगा क्यों हो रही। ये आप देख रहे हैं लंदन से 160 किलोमीटर दूर है लिसेस्टर में ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है। इसके विरोध में हिंदुओं ने भी देखिए प्रोटेस्ट किया है, हिंदुओं ने भी मार्च किया है वंदे मातरम और जय श्री राम के नारों के साथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एम्बियंस दीजिए, फुल स्क्रीन लीजिए। ये आप देख रहे हैं हिंदुओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया है, सुनिए जरा। और आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर ये फसाद की वजह क्या है, हिंदू मुस्लिम जंग इंग्लैंड में क्यों हो रही है, क्यों हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। देखिए जरा, कुछ ये स्थिति है। दरअसल लिसेस्टर में हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव है। लिसेस्टर जो जगह मैंने आपको बताई, इस इलाके में भारत और पाकिस्तान मूल के लोग रहते हैं। लिसेस्टर में 2 दिन पहले शहर का माहौल अचानक और ज्यादा बिगड़ गया। पुलिस की इजाजत के बगैर मार्च बुलाया गया और बेलग्रेव रोड पर हिंदू मुसलमानों के बीच झड़प हो गई। पाकिस्तानी मुस्लिमों ने हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की, हिंदुओं के भगवा झंडे जला दिए गए, साथ ही साथ दोनों तरफ से पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गईं। नकाबपोश लोगों ने हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, आम लोगों की कारों को भी निशाना बनाया गया। बर्मिंघम से आ रहे पाक के मुस्लिम मारने आए थे, यानी पाकिस्तानी मुस्लिम जो बर्मिंघम में रहते हैं वो वहां से आए और लिसेस्टर में आकर हिंदुओं के साथ मारपीट की। विवाद की शुरुआत दरअसल 28 अगस्त को हुई थी मैच से। सोचिए जरा, एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच के बाद यह तनाव और ज्यादा बढ़ गया। बेलग्रेव इलाके के मिल्टन रोड पर हिंसा हुई। मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, उसके बाद पाकिस्तानी मुसलमान पागल हो गए। तब पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद तब से लिसेस्टर शहर में तनाव लगातार बरकरार है। आइए, इतना ही नहीं, एक हिंदू युवक को बेरहमी से पीटा है, उसके चेहरे से खून निकल रहा है। इस तरह की स्थिति इंग्लैंड में है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये जो युवक दिख रहा है, पुलिस स्क्रीन लीजिए। इस शख्स का चेहरा में इतना खून है कि हमें उसे ब्लर करना पड़ा, धुंधली करनी पड़ी तस्वीर। ये युवक है, हिंदू युवक को पीटा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए। Hands blooded up. Go away now! Go away now, yeah? Hands blooded up. Go away now! Go away now, yeah? मैं आपको अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसमें देखिए किस तरह से लड़ाई हुई दोनों तरफ से। ये देखिए, पुलिस स्क्रीन लीजिए। इस शख्स को बेरहमी से पीट रहे हैं। एक शख्स बैठा हुआ था जिसे बेरहमी से पीट रहे हैं, इसको हटाया गया। ये देखिए जरा, एक हिंदू को ये शख्स पीट रहा था, देखिए जरा।
ये यहां बैठा है, दूसरा उसे मार रहा है, पीछे से पुलिस आई है, पुलिस ने खींचा है उसे, देखिए। उसके बाद वो शख्स वहां से गया है। ये जो हालात है, ये हालात डराने वाले। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी गैंग जो है, पाकिस्तानी मुसलमानों का जो गैंग इंग्लैंड में है, वो वहां भारतीय हिंदुओं के साथ मारपीट कर रहा है। देखिए जरा वहां आबादी कितनी है, ये आप देख रहे हैं शहर, इस लिसेस्टर शहर की आबादी है 3,30,000 दरअसल, और भारतीय मूल की आबादी जो हिंदुस्तानी वहां रहते हैं वो 1 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं वहां। पाकिस्तान मूल की आबादी है सिर्फ 8,000। जैसे मैंने आपको बताया, बर्मिंघम से भी पाकिस्तानी मुसलमान आ रहे हैं लिसेस्टर में मारने के लिए हिंदुओं को। हिंदू आबादी 50,000 है, मुस्लिम आबादी 61,000 है, और सिख 15,000 की संख्या में यहां रहते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं कैसे पूरी की पूरी गाड़ी को पलट दिया है। हालत यह है, जो स्थिति है लिसेस्टर में, रोज इस तरह की झड़पें सामने आ रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसकी भारत ने निंदा की है। ये हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन में जो है, उन्होंने निंदा की है, बाकायदा निंदा के लिए उन्होंने लेटर जारी किया है। आइए अब आपको बताता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदुओं पर हमला जो है, ये हिंदुस्तान हरगिज नहीं सहेगा, दुनिया के किसी शहर में ही क्यों ना हो। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, और लिसेस्टर में भारतीयों पर हुए हमले की निंदा की गई है। बाकायदा हिंदू धर्म के प्रतीकों पर हमले की आलोचना की गई है। ब्रिटेन सरकार से तत्काल दखल देने की मांग की गई है। हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। निशाने पर आए लोगों को सुरक्षा देने को भी कहा गया है इंग्लैंड में। आइए अब आपको दिखाता हूं कुछ और तस्वीरें जो डराने वाली हैं, जो बता रही हैं स्थिति क्या है इंग्लैंड में भी। ये देख रहे हैं, पूरी गाड़ी को पलट दिया था। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। पूरी कार को पलट दिया था। उसके बाद वहां जो लोग मौजूद थे मौके पर, उन लोगों ने इस गाड़ी को सीधा किया है। यानी न सिर्फ हिंदुओं के घरों को टारगेट कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं इंग्लैंड में। ये पाकिस्तानी गैंग है जो इंग्लैंड में ये सब कर रहा है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे पुलिस लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस को और बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। जरा तस्वीर दिखाइए इसमें। ये देख रहे हैं, पुलिस जो है वो लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। देखिए भारी संख्या में पुलिस यहां मौजूद है, लोगों को रोक रही है दोनों तरफ। एक तरफ हिंदू पक्ष है, दूसरी तरफ मुसलमानों की भीड़ है। पाकिस्तानी मुसलमान जो भारतीय हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। ये देखिए भारी संख्या में भीड़ है और पुलिस बीच में रोक रही है। आइए अब आपको बताता हूं कि पुलिस ने दरअसल एक्शन क्या लिया इस मामले में, क्या कोई बड़ी कार्रवाई हुई है जो एक नजीर बने, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जरा, इस हिंदू मुस्लिम जंग पर दरअसल इंग्लैंड में हिंदू मुस्लिम झड़प पर एक्शन हुआ है। हिंदू मुस्लिम जंग में हिंसा के बाद पुलिस ने कई FIR दर्ज की हैं और अब तक 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। लिसेस्टर शहर में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। डिस्पर्सल ऑर्डर जारी किया गया है। किसी से भी कभी भी पूछताछ संभव है। इसमें किसी की भी तलाशी ली जा सकती है पुलिस के जरिए। 16 साल से कम उम्र के लोगों को घर में रहने का आदेश जारी किया गया है कि वो घरों में रहें। पुलिस ने शहर का बेलग्रेव रोड बंद कर दिया है जहां सबसे ज्यादा झड़पें हुई हैं। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा पुलिस के ऑफिसर्स क्या कह रहे हैं, किस तरह से वो कार्रवाई कर रहे हैं, सुनिए। We've had numerous reports of an outbreak of disorder in parts of the East Leicester area of the city. We have got officers there. We are taking control of that situation. There are additional officers that are en route, and dispersal powers and stop search powers have been authorised. Please do not get involved. We are calling for calm. तो पुलिस पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। भारतीय उच्चायोग ने भी साफ कह दिया है कि इस तरह की हिंसा हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो हिंदुस्तानी रहते हैं इंग्लैंड में, वहां के एक सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, क्या कुछ लिखा है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये है, इनका नाम है क्लॉडिया वेब, लिसेस्टर से सांसद है। उन्होंने कहा ये दिमाग ठंडा रखने का वक्त है। उन्होंने लिखा, मैं सभी से घर लौटने की गुजारिश करती हूं। हम बातचीत से मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं और चाहिए हमें सामुदायिक रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। साथ ही साथ आपके परिवार को आपकी फिक्र होगी। पुलिस तनाव कम करने की कोशिश कर रही है। आप सभी पुलिस की सलाह को मानिए।
ये वहां की सांसद ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कृपया शांति बनाए रखें। लेकिन पुलिस को, इंग्लैंड की पुलिस को और सरकार को और ज्यादा तेजी के साथ एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें अपसेट करने वाली हैं, चाहे वो भगवा झंडा जलाना हो या मंदिर से झंडा गिराना हो। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, क्या पीएम मोदी खत्म करेंगे वक्फ एक्ट? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, एक कानून है वक्फ कानून, वक्फ एक्ट। वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है कि वक्फ कहीं भी कभी भी किसी की जमीन पर भी कब्जा कर लेता है, और कब्जा वक्फ करेगा, साबित आपको करना होगा यह जमीन आपकी है, अब आप साबित करें, वक्फ की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। एक 1500 साल पुराना मंदिर, कहा जा रहा है कि इस्लाम के आने से पहले का बना मंदिर है, लेकिन वो संपत्ति वक्फ की है। तो सवाल हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या वक्फ एक्ट खत्म करेंगे जो वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत देता है? देखिए रिपोर्ट। अगर आप वक्फ बोर्ड को ये पावर दे रहे हैं कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, ये पावर अपने आप में ही इलीगल है, क्योंकि ऐसा कोई भी पावर आपने हिंदू समाज को, जैन समाज को, सिख समाज को, क्रिश्चियन समाज को, किसी को नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजों के जमाने के कई काले कानून खत्म किए। अब एक बार फिर लोगों को उम्मीद है कि वक्फ कानून पर ब्रेक लगाया जाए। वक्फ कानून को लेकर बहस और विवाद बढ़ता जा रहा है, इसलिए पीएम मोदी से इस कानून को खत्म करने की उम्मीद की जा रही है। बहस तब और तेज हो गई जब वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराने एक मंदिर पर कब्जा कर लिया। उसकी जमीन पर वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक है। इतना ही नहीं, हिंदू बहुल इस इलाके के 6 गांवों में वक्फ बोर्ड का कब्जा है, मतलब यहां की जमीनें और मकान वक्फ बोर्ड के नाम हैं। लेकिन ये बात वहां के लोगों को भी मालूम नहीं। अब इन लोगों को अपनी ही जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। वक्फ बोर्ड को 1995 में मिली असीमित ताकत पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि वक्फ जो है कितना ताकतवर है, यह आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊंगा ये पूरा मामला क्या है। पहले आप इसे समझ लीजिए जरा कि बवाल किस बात को लेकर हो रहा है। बवाल इस बात को लेकर, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर है 1500 साल पुराना। 1500 साल पुराना कहा जा रहा है। मंदिर तो 1500 साल पुराना है, जब वक्फ का भी पता नहीं था, कि वक्फ भी इस दुनिया में नहीं था, ऐसी कोई चीज भी बनेगी तब भी नहीं पता था। लेकिन ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, किसी के गले नहीं उतर रहा कि मंदिर तो 1500 साल पुराना है, लेकिन ये प्रॉपर्टी वक्फ की जमीन पर है। मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। इस्लाम आने से पहले ये प्राचीन मंदिर बना था, ये कहा जा रहा है। तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड की एक कारस्तानी है। दरअसल तमिलनाडु के हिंदू बहुल गांव पर भी कब्जा कर लिया है। पूरा इससे सटा हुआ जो गांव है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया। त्रिची के गांव का हैरान करने वाला दरअसल ये मामला है। गांव की 90% जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया है कि 90% जो पूरी गांव की जमीन है तो वक्फ की है। जाइए अब आप साबित करिए जाकर कि ये जमीन आपकी है, पेपर लेकर आइए। वक्फ साबित नहीं करता है, उसको ये ताकत दी गई है। गांव में 95% आबादी हिंदुओं की है और 65 साल के, दरअसल ये कहानी बड़ी ऐसे हुई कि एक सज्जन है राजगोपाल, 65 साल के राजगोपाल को अपनी जमीन बेचनी थी। यहीं पे नजदीक में उनकी जमीन थी, तो बेटी की शादी के लिए उन्हें जमीन बेचनी थी कि जमीन बेचकर बेटी की शादी कर सकेंगे। लेकिन राजगोपाल जी गए रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्री ऑफिस से उन्हें पता चला कि जिस जमीन को वो बेटी की शादी के लिए बेचने आए हैं, ये जमीन उनकी है ही नहीं। इस पर तो वक्फ दावा कर चुका है, और वक्फ को ताकत यह है कि वक्फ ने अगर उस जमीन पर दावा कर दिया तो वो साबित नहीं करेगा उसकी जमीन है, ये आपको साबित करना होगा ये आपकी जमीन है। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से एनओसी लाने को कहा गया। अगर वक्फ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा राजगोपाल को, तभी वो जमीन उनकी होगी। अगर उसने कहा ये हमारी है तो फिर आपकी नहीं रह सकती ये जमीन। 3 पीढ़ी से परिवार की जमीन पर वक्फ का कब्जा कैसे? सवाल ये, गांव की जमीन मकान पर वक्फ का कब्जा कैसे हो गया? जमीन बेचने के लिए वक्फ की एनओसी जरूरी है। अब
संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए वक्फ की अनुमति जरूरी हो गई है। त्रिची जिले में 6 गांव की संपत्ति पर भी वक्फ का कब्जा हो गया है। मंदिर सहित 6 गांव की जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई है। मामला सामने आने के बाद अवैध कब्जे पर सवाल उठ रहे हैं। वक्फ के सवाल बुनियादी यह है कि आखिर यह कैसे हो सकता है कि वक्फ जो बना बहुत बाद में 1500 साल पुराने मंदिर की जमीन भी उसी की। विष्णु शंकर जैन जो कई मंदिरों पर दावे का केस लड़ रहे हैं, वो इस मामले में क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। समय वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति घोषित कर चुका है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया समय अपील में सुप्रीम कोर्ट में। गुजरात में जो सूरत है जहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी हुई है, उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। तो वक्फ एक्ट 1995 जिसमें वक्फ बोर्ड को आपने एक पैरेलल गवर्नमेंट का दर्जा दिया है, सेक्शन 89 से लेके सेक्शन 107 तक, मैं ऐसा मानता हूं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, आर्टिकल 301 का वायलेशन है। और इसी का कारण है कि आज डिफेंस और रेलवे के बाद वक्फ की तीसरे नंबर पे सबसे लार्जेस्ट जमीन है। आइए, आपने सुन लिया विष्णु शंकर जैन को। अब मैं बताता हूं कि वक्फ बोर्ड कितना ताकतवर है। आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतना ताकतवर है वक्फ बोर्ड। देखिए जरा उसकी ताकत यह है, यह आपके सामने आ गई किताब। अब वक्फ एक्ट में बताऊंगा वक्फ होता क्या है, पहले यह समझिए। अल्लाह के नाम की गई संपत्ति को वक्फ कहते हैं। और यह कैसे होती है? किसी ने संपत्ति दान कर दी हो, कोई चैरिटी के लिए चल रही हो, किसी मुसलमान की संपत्ति, यह वक्फ के दायरे में आती है। पूरे देश में वक्फ की संपत्तियां मौजूद हैं, पूरे देश में। कांग्रेस की सरकार में वक्फ को ताकत मिली थी और ज्यादा ताकतवर हो गया वक्फ बोर्ड। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के दौरान संशोधन किया गया इसमें। इसके बाद वक्फ कानून बेहद ताकतवर हो गया। हुआ ये, अब देखिए वक्फ का सेक्शन 40 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। सेक्शन 40 आपने समझ लिया तो समझिए कब किसकी जमीन चली जाए कोई नहीं जानता। सेक्शन 40 कहता है वक्फ बोर्ड किसी शख्स की जमीन पर दावा करता है तो जमीन पर दावा सिद्ध करना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है। यानी वक्फ बोर्ड ने अगर कहा जो आपकी जमीन है वो आपकी नहीं मेरी जमीन है, तो वक्फ बोर्ड अपने दावे पर दस्तावेज नहीं दिखाएगा। आपको अपने दावे पर दस्तावेज दिखाना होगा और साबित करना होगा ये जमीन आपकी है। ये सेक्शन 40 कहता है जमीन के मालिक को मालिकाना जमीन, अगर वक्फ जमीन के मालिक को मालिकाना हक साबित करना होता है। अगर वक्फ सोचता है जमीन किसी मुस्लिम से संबंधित है, सेक्शन 3 की बात कर रहा हूं मैं, मुस्लिम से संबंधित है, तो यह जमीन वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। यानी किसी मुसलमान ने किसी को जमीन दान दी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो संपत्ति पर वक्फ दावा कर सकता है। वक्फ का सिर्फ सोचना ही इस मामले में काफी है, वो सोच ले कि जमीन मेरी है। सेक्शन 3 कहता है उसे इसके लिए सबूत की जरूरत नहीं है। और सेक्शन 3 कहता है आप अदालत में इसे चुनौती भी नहीं दे सकते हैं। तो फिर आप जाएंगे कहां? वक्फ की ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इसकी ट्रिब्यूनल कोर्ट भी होती है और कहा यह जाता है इसकी ट्रिब्यूनल कोर्ट में ऐसे आरोप है कि सभी मुस्लिम समुदाय से ही होते हैं, अगर 6-7 लोग होते हैं तो। सेक्शन 85 क्या कहता है? वो कहता है अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं कि ये आपकी ही जमीन है तो आपको जमीन खाली करने का आदेश दे दिया जाएगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोग हैं जिनकी पुरानी बाप दादाओं के जमाने की जमीन है, हो सकता है उनके कागजात खो गए हों, ना मिल रहे हों, और वक्फ ने कह दिया यह जमीन उनकी है। अब आपके कागजात तो खो गए, तो आप साबित नहीं कर पाएंगे कि यह जमीन आपकी है, वो जमीन फिर वक्फ की हो जाएगी। सेक्शन 85 कहता है ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम फैसला होता है और सिविल कोर्ट इस फैसले को बदल नहीं सकता है। अब ये इतनी बड़ी चुनौती है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई है और अश्विनी उपाध्याय ने वक्फ एक्ट 1995 को दरअसल चुनौती दी है। इस मामले में 4 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस मामले में जो वकील कोर्ट तक गए अश्विनी उपाध्याय, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड जैसा कानून पाकिस्तान में भी नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, ट्यूनीशिया टर्की में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, भारत में है जो कहता है मैं सेकुलर देश हूं। भारत में कहता है जो सेकुलर देश। कल को ये लोग कह दें कि भाई पूरा उत्तर प्रदेश पे
औरंगजेब बाबर राज करता था, पूरा उत्तर प्रदेश फिर तो वक्फ हो गया। भाई अगर यही कहना है कि पहले कोई मुस्लिम यहाँ पे था, मुसलमानों ने राज किया, ये पूरे जमीन के मालिक मुसलमान थे, तो फिर तो आपका यूपी बिहार एमपी मतलब साउथ छोड़ दीजिए 5 राज्य, फिर तो पूरे नॉर्थ इंडिया में उन्होंने राज किया, तो फिर तो पूरा नॉर्थ इंडिया वक्फ हो गया। अब आइए एक दिलचस्प बात आपको बताता हूं, वक्फ के पास संपत्ति कितनी है सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये आप देख रहे हैं आर्मी का एरिया, सिविल लाइंस आर्मी एरिया जो है, आर्मी के पास देश में सबसे ज्यादा जमीन है। अगली तस्वीर दिखाइए, या फिर सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है। और आर्मी और रेलवे के पास अगर किसी के पास जमीन है तो वो वक्फ है। इतनी जमीन है, अब दिखाइए, आपको बताता हूं, देखिए जरा कितनी जमीन है इनके पास, सोच भी नहीं सकते हैं आप, इतनी जमीन है। और ये जमीन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही। तो देखिए, सेना रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है। देश में तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक अगर कोई है तो ये वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के पास 8,54,509 संपत्तियां हैं। देश में अभी कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं, एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और बाकी स्टेट्स के। 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर वक्फ का कब्जा है। सेना के पास करीब, अब ध्यान से देखिए किसके पास कितनी जमीन है। सेना के पास है 18 लाख एकड़, मूव कीजिए। रेलवे के पास है 12 लाख एकड़ और तीसरे नंबर पर है वक्फ। 2009 में वक्फ के पास कितनी थी? सिर्फ 4 लाख एकड़। लेकिन 2009 के बाद देखिए 13 साल में दोगुनी हो गई वक्फ की जमीन। कितनी हो गई? कब्रिस्तान के आसपास की जमीन वक्फ की है। दरअसल अवैध मजार, अवैध मस्जिद भी वक्फ की संपत्ति है और 1995 के वक्फ कानून से उसे ताकत मिलती है। और वक्फ की जमीन 8 लाख एकड़ के आसपास है, जो रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर पर है। अब सुनिए जरा विष्णु शंकर जैन वक्फ की इस ताकत पर क्या कह रहे हैं और कैसे वक्फ की जमीन हर रोज के हिसाब से बढ़ती जा रही है, सुनिए। मेरा विरोध है वक्फ एक्ट 1995 की उन धाराओं पे है जो वक्फ को ये असीमित अधिकार देता है जहां पे वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। क्या किसी इस देश में पुजारी को, पुरोहित को, शंकराचार्य को, महंत को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है? मेरी जानकारी में नहीं है ऐसा। बाकी यहां पे और गणमान्य वक्ता बैठे हैं, वो बताएंगे। पर यहां पे वक्फ के जो मुतवल्ली हैं, वक्फ डीड में जिनका नाम है, उन सबको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है। अगर ऐसा है तो वाकई वक्त रहते इस पे बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। यह मामला बहरहाल कोर्ट में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है एमएमएस कांड के बारे में। कल मैंने आपको बताया था, अब इसका इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया, इसका ब्लैकमेलिंग कनेक्शन भी सामने आया। ये वो लड़की है जो एमएमएस बना रही थी, जिस पर आरोप लगे एमएमएस बनाने के। इस लड़की की गिरफ्तारी हो गई है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये वो लड़का है जो एमएमएस बनवा रहा था, इस पर आरोप है एमएमएस बनवाने का, इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये एक और दूसरा लड़का है जिसका इस एमएमएस कांड में शामिल होना शक जताया जा रहा है, आरोपी है, इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज इन सबको कोर्ट में पेश किया गया। वो तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर। ये आप देख रहे हैं, अहमियत दीजिए। ये कोर्ट में जिस वक्त पेश किया गया उस वक्त की तस्वीर है। पुलिस लेकर पहुंची अदालत में उस लड़की को, और वो जो लड़का जिनकी गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में इनकी पेशी हुई। ये लड़की की तस्वीर आप देख रहे हैं, पंजाब पुलिस को आप देख रहे हैं जो कोर्ट में लेकर पहुंची। लेकिन इस पूरे एमएमएस कांड में एक और एमएमएस सामने आ गया है। जी हां, आज कोर्ट में पुलिस ने खुद बताया कि एक और एमएमएस मिला है और इस पूरे एमएमएस कांड में ब्लैकमेलिंग कनेक्शन सामने आ गया है। देखिए कौन किसे ब्लैकमेल कर रहा था, ये आपको बताता हूं। एमएमएस से ब्लैकमेलिंग दरअसल हो रही थी। एमएमएस कांड में यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ है आज का। खबर है कि मामला दरअसल ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ है। आशंका है कि लड़की ब्लैकमेल हो रही थी, लड़की को ब्लैकमेल करके एमएमएस बनवाया जा रहा था। उसे कोई चौथा शख्स ब्लैकमेल कर रहा था और एमएमएस बनवा रहा था, जिसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। अब तक इस कांड में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक लड़की के अलावा 2 लड़के शिकंजे में लिए गए हैं। इस मामले में दोनों लड़कों के नाम सनी और रंकज वर्मा हैं, जिन्हें वो लड़की एमएमएस बनाकर दरअसल भेजा करती थी। पुलिस ने आज तीनों को अदालत में पेश किया, जिन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड में कोर्ट ने भेज दिया है।
दोनों लड़कों पर और वीडियो रखने का अंदेशा है, यानी कुछ और वीडियोज हो सकते हैं। अंदेशा है कि वीडियो कहीं और भी इन लड़कों ने छुपाए हुए अभी सामने नहीं आए, इसलिए दोनों को शिमला ले जाने की तैयारी है। शिमला से गिरफ्तारी हुई थी क्योंकि शिमला से ही दोनों अरेस्ट किए गए थे। इस बीच और नया वीडियो सामने आया है, पुलिस ने आज कोर्ट में कहा, जिसकी जानकारी पुलिस ने अदालत में दी है आज। इस बीच जांच के लिए एसआईटी बाकायदा बना दी गई है। इसमें 3 सदस्य हैं, तीनों महिलाएं हैं जो एसआईटी हैं। आईपीएस गुरप्रीत कौर एसआईटी के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ हॉस्टल के सारे वार्डन बदल दिए गए हैं, सस्पेंड कर दिए गए हैं। 2 वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है। 24 सितंबर तक यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि हंगामा हो रहा था। यह एक्शन हुआ अभी तक। आइए अब आपको सुनवाता हूं इस मामले में डीआईजी भुल्लर क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। साहब ते साडी पुलिस वालों ये सारा ये चल रहा है बिकॉज की गल होंदी है कई बार कोई कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और कोई ਇਹੋ जी चीज़ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਾਟ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕॉज ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। और इस मामले में ब्लैकमेलिंग के अलावा एक इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहा है। कोई विदेश में बैठकर क्या ये एमएमएस बनवा रहा था, क्योंकि आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक छात्रा को विदेश से फोन आया। फोन करने वाला क्या कह रहा है देखिए जरा। फोन करने वाले ने जब फोन किया तो छात्रा ने पूछा हेलो कौन, तो फोन करने वाला किस लहजे में बात कर रहा है देखिए। वो कह रहा है तू बाप से बात कर, और स्टूडेंट ने कहा तूने फोन क्यों किया, तो वो जो विदेशी कॉल आया है वो कह रहा है तेरी वीडियो भी है, वो ये भी कह रहा है तेरी वीडियो भी है। छात्रा कह रही है मेरी कहां की वीडियो है ये बताओ, इतना दम नहीं है क्या। तो वो जिसने फोन किया विदेश से वो कह रहा है प्लान बना है, यानी कुछ और वीडियोज हैं जो विदेश भेजे गए हैं। छात्रा कह रही है किस चीज का प्लान, तो वो जो फोन कर रहा है उसने कहा कानों में क्या डाल रखा है, यानी सुनाई नहीं दे रहा या समझ नहीं पा रहा, वो ये कहना चाह रहा है। और स्टूडेंट ने उसके बाद कहा कौन सा प्लान, बोल कौन रहा है। तो ये जो शख्स था ये विदेश से फोन कर रहा है, विदेशी नंबर से फोन आया, उसने कहा चल, और इसके बाद फोन कट गया। ये विदेश से फोन आया था, यानी इंटरनेशनल एंगल से भी अब पुलिस जांच कर रही है। सुनिए जरा डीजीपी गौरव क्या कह रहे हैं, गौरव यादव। I want to apprise that investigations are going on at full pace. Police has made 3 arrests in the case, including that of a student and 2 others from Himachal Pradesh. Certain electronic devices have been seized. I would like to thank DGP Himachal Pradesh and the Himachal Police for extending all cooperation to Punjab Police in making the arrests late yesterday. And CM Punjab ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਬ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। We have constituted a 3-member all-women special investigation team which will conduct the investigation. और आइए अब आपको बताएं, इस एमएमएस कांड के बाद जो सेलिब्रिटीज जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं वो भी हैरान और परेशान हैं। किरण खेर बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने लिखा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुई भयावह घटना से मैं नैतिक रूप से बहुत आहत हूं। इस संस्थान के कारण मेरे शहर का नाम खराब हुआ है। मैं साफ करना चाहती हूं कि ये खरड़ पंजाब में स्थित है। किरण खेर ने कहा इस घटना की शिकार लड़कियों और उनके माता पिता के प्रति मेरी गहरी चिंता है। एक्टर सोनू सूद ने लिखा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटा है, ये वक्त हमारी बहनों का साथ देने का है और एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने का है, ये वक्त हमारी परीक्षा का है। आइए, लेकिन दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष की परीक्षा का नहीं है, जिम्मेदारी से काम लेने की जरूरत है, सोनू सूद ने लिखा। लेकिन इसके अलावा ये अब आपको दिखाता हूं कि कैसे प्रोटेस्ट हुआ चंडीगढ़ में। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रोटेस्ट के बाद यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। छात्रों ने जो प्रोटेस्ट किया उसके बाद यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। जो छात्र हॉस्टल में रह रहे थे वो सब अपने घरों को चले गए। जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता तब तक यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो वीडियो लीक हुआ, ये जो एमएमएस लीक हुआ, ये किसी के मोबाइल से भी हो सकता है, आपके मोबाइल से, किसी और के मोबाइल से, मेरे मोबाइल से, किसी के फोन से भी यह संभव है। इसलिए आपको बताने जा रहा हूं
एमएमएस लीक होता कैसे है? ये एमएमएस कुछ नहीं, आपके फोन में मौजूद वीडियो है। ये कैसे और क्यों लीक होता है, ये आपको जान लेना चाहिए अगर आप फोन का इस्तेमाल करते हैं। तो एमएमएस साजिश के तहत लीक होते हैं। दरअसल साजिश क्या, किसी को सबक सिखाने के लिए भी इन एमएमएस को लीक किया जाता है, लेकिन एमएमएस लीक के लिए बहुत से तकनीकी कारण होते हैं, ये आपको समझना होगा। यानी आपको भी पता नहीं होगा और आपके फोन से एमएमएस लीक हो जाएगा। कैसे? और ऐसा थर्ड पार्टी फ्रॉड एप्स की वजह से होता है। बहुत से एप्स आप डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, ऐसे एप्स क्या करते हैं, आपसे कई चीजों की परमिशन लेते हैं, ओके या डिनाई, यानी आप उसे स्वीकार करें या नकार दें, मना कर दें। कई बार परमिशन लेते हैं आपसे एप्स, आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में ओके कर देते हैं। इससे होता क्या है, इन्हें आपके मोबाइल का एक्सेस मिल जाता है। आपके मोबाइल की गैलरी में भी जा सकते हैं, ये वीडियो में भी जा सकते हैं और आपको पता नहीं चलेगा। जो आपके फाइल्स को कमांड और कंट्रोल भेज देते हैं, कंट्रोल पर भेज देते हैं, जहां से वीडियो को पोर्न साइट्स पर लीक कर दिया जाता है। इसलिए थर्ड पार्टी वेबसाइट के डाउनलोड में बहुत सतर्क रहें आप। किसे ओके कर रहे हैं, कौन से ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करने से पहले उसकी पूरी डिटेल जरूर चेक करें। और ऐप जिन परमिशन की मांग करते हैं उस पर बहुत ध्यान दें, किस पर आप ओके कर रहे हैं। मोबाइल बेचने के वक्त भी आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जिसे आपने बेचा है वो भी फोन से बहुत सी चीजें लीक कर सकता है। अमूमन हम फोन की फॉर्मेटिंग करके इसे बेच देते हैं, लेकिन ऐसे में आपकी डिलीट फाइल्स रिकवर हो सकती हैं। इसलिए सभी फाइल को डिलीट करें, उसके बाद ही उसे बेचें। बैकअप की वजह से भी लीक का खतरा रहता है, और क्योंकि आमतौर पर लोग बैकअप ऑन रखते हैं हमेशा अपना, ऐसे में फाइल्स का बैकअप ड्राइव में चला जाता है और फिर एमएमएस लीक का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको गूगल एक्टिविटी हमेशा चेक करनी चाहिए और अनजान वेबसाइट पर एक्सेस को ब्लॉक करना चाहिए। यह सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो गया, आपको शक है कि आपका कोई वीडियो लीक हो गया, आपका कोई एमएमएस लीक हो गया है, तो आपको क्या करना है यह आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, अगर ऐसा हुआ है, आपका कोई वीडियो या एमएमएस लीक हो गया है, किसी ने लीक कर दिया है, तो आप सबसे पहले क्या करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत करें, बिना डरे बिना घबराए। साइबर क्राइम थाने में शिकायत दे सकते हैं। हर शहर में आसपास एक साइबर क्राइम सेंटर होता है, पुलिस उसमें मौजूद होती है, वहां जाकर इसकी शिकायत करें। महिलाएं पास की महिला थाने में भी जाकर शिकायत कर सकती हैं। ऑनलाइन शिकायत भी आप इसकी दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए आपको लिखना है https://cybercrime.gov.in। ये वेबसाइट है साइबर क्राइम की, जिस पर जाकर आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। जहां जहां फोटो देखा है उस प्लेटफॉर्म को नोट करें कि कहां कहां आपने अपनी तस्वीर या वीडियो देखी इस तरह की, उसके स्क्रीनशॉट और यूआरएल लिंक सेव कर लें। ऊपर लिंक आता है, उस लिंक को कॉपी करके सेव कर लें। जितनी जानकारी होगी उतनी जांच में मदद मिलेगी। अगर फोटो सोशल मीडिया पर हो तो अब्यूज करें, अगर संभव हो तो करीबियों से रिपोर्ट करवाएं उसकी। इससे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर खुद उसे हटा देंगे वहां से। अगर सोरेन की विधायकी, अगर इस मामले में पुलिस में शिकायत के बाद वो उसे हटवा सकती है। ये एक है, पुलिस सोशल साइट्स को शिकायत भेजती है दरअसल इस मामले में, जिसके बाद 2 दिन में उसे हटा दिया जाता है। फोटो वायरल करना दरअसल गंभीर अपराध है। आईपीसी की 354C के तहत केस दर्ज होता है इस मामले में। आईटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया जाता है। आईपीसी की 354C यानी स्त्री की लज्जा से जुड़ी हुई धारा है। यह आपत्तिजनक हरकत से भी जुड़ा हुआ है। इसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है। सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में सियासतदान। अब अरविंद केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट दी कि बहुत सारी बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि सच्चाई सामने आनी बहुत जरूरी है। और ये भी पक्का है कि अगर एक से ज्यादा है तो फिर ये कोई गैंग के तरीके से लोग रहे होंगे, जिनका मकसद पता नहीं, भगवान जाने क्या होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ बच्चियों को भी, उनके पेरेंट्स को भी, कि ये एक बच्चियों का कोई कसूर नहीं है। मामला किसी सत्ता या राजनीति का नहीं है और पंजाब सरकार को इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब एक तरफ आप लिपापोती कर रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि ये एक लड़की ने अपना वीडियो बॉयफ्रेंड को दिया, जो बिल्कुल गलत है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि
कोई लड़की इस प्रकार का काम करे। और मैं अपेक्षा करता हूं कि वहां की जो जांच समिति है इसकी पूरी जांच करेगी और ये भी इंश्योर करेगी कि जो बाकी बेटियां उनका नाम सेफ रहे, उनका नाम पब्लिक डोमेन में ना आए। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक शहर ऐसा भी जहां योगी आदित्यनाथ का मंदिर बन गया। जी हां, योगी का मंदिर बन गया, लेकिन अखिलेश यादव परेशान है। योगी के मंदिर से भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। तस्वीर दिखाइए जरा, योगी आदित्यनाथ के मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हाथ में धनुष लिए हुए हैं। जरा फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये योगी की तस्वीर है जिन्हें राम के अवतार में दिखाया गया है। ये देख रहे हैं योगी के मंदिर की तस्वीर, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। ये मंदिर कहां बना है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, ये आपको दिखाएंगे। आइए जरा अगली तस्वीर दिखाते हैं। ये है योगी आदित्यनाथ का मंदिर जिसका नाम है श्री योगी मंदिर। ये मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाया गया है। अंदर योगी आदित्यनाथ की प्रतिमा भी लगी है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और योगी आदित्यनाथ की आरती भी हो रही है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। योगी आदित्यनाथ की आरती हो रही है उनका मंदिर बनाने के बाद। और आइए अब आपको बताते हैं किसने बनाया है योगी का मंदिर, कहां बनाया गया है। ये जो योगी की प्रतिमा देख रहे हैं ये भी दूसरे शहर से मंगाई गई है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं अयोध्या के भरत कुंड में योगी आदित्यनाथ का मंदिर बना है। इसी जगह प्रभाकर जिन्हें आप देख रहे हैं, प्रभाकर ने मंदिर बनवाया है। शुरुआत में योगी के मंदिर का विरोध हुआ कि आखिर योगी का मंदिर क्यों बनाया जा रहा। विरोध के बावजूद प्रभाकर ने यह मंदिर बनवाया है योगी आदित्यनाथ का। मंदिर में सुबह शाम पूजा और आरती भी होती है योगी की। करीब 8.5 लाख रुपए खर्च करके यह मंदिर बनवाया गया है। योगी की लंबाई, प्रतिमा की लंबाई के हिसाब से ही उनकी मूर्ति भी बनाई गई है। योगी की मूर्ति की ऊंचाई 5 फीट 4 इंच है और योगी की मूर्ति को फाइबर से बनाया गया, फाइबर से तैयार किया गया। खास जयपुर से स्पेशल ऑर्डर देकर योगी की यह मूर्ति बनवाई गई है। इस मूर्ति की कीमत 49,000 रुपए है और प्रभाकर मानते हैं कि योगी जो है ये राम कृष्ण के अवतार हैं, इसलिए योगी सनातन का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए राम के अवतार में योगी को यहां स्थापित किया है। प्रभाकर मौर्य के लिए सीएम योगी भगवान की तरह हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं योगी का मंदिर बनवाने वाले प्रभाकर, उन्हें सुनिए जरा। हमारा संकल्प था, ये हमारी इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण जिसने कराया उसका मंदिर हम बनाए। ये हमारी इच्छा थी, ये हमने संकल्प लिया था और हमने ये अपना संकल्प पूरा किया। और आज यहाँ हम योगी जी की एक नई आरती बनाए हैं, उसकी शूटिंग भी कर रहे हैं। योगी जी के कुछ नए गाने बनाए हैं, उसकी भी आज हम शूटिंग कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ का मंदिर बन गया अयोध्या में, लेकिन कौन परेशान है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को अच्छा नहीं लग रहा है कि योगी का मंदिर बन गया। क्यों बना? अखिलेश ने मंदिर की पिलर ग्राफिक्स, मंदिर का फोटो लेकर उसे ट्वीट किया योगी आदित्यनाथ पर हमला करने के लिए। देखिए अखिलेश ने लिखा, ये तो उनसे भी 2 कदम आगे निकले। किनसे? अब सवाल है कि पहले कौन? ये किसके संदर्भ में कह रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में कह रहे थे? किसके लिए कह रहे थे ये अखिलेश जानते हैं, लेकिन अखिलेश ने इन तस्वीरों को ट्वीट किया है। आइए अब आपको बताते हैं, प्रभाकर जो है वो योगी आदित्यनाथ के फैन है। दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रभाकर और योगी की, प्रभाकर ने दरअसल माना था कि जो शख्स अयोध्या में मंदिर निर्माण करवाएगा जिसकी सरकार के दौरान, उसके लिए वो मंदिर बनवाएंगे। इसका श्रेय वो योगी आदित्यनाथ को देते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रभाकर है कौन, इनके बारे में आपको बताता हूं मैं। तो ये जो प्रभाकर हैं दरअसल ये अयोध्या के रहने वाले हैं और पेशे से प्रभाकर मौर्य एक गायक हैं और प्रभाकर का एक यूट्यूब चैनल अयोध्या में चलता है। चैनल पर 1,52,000 उनके फॉलोअर्स भी हैं। चैनल की कमाई से ही मंदिर बनवाया है प्रभाकर ने। प्रभाकर पढ़ाई के समय से गाना गाते थे दरअसल, और गांव की जागरण रामायण में गाना गाया करते थे। आर्थिक तंगी के चलते 12वीं तक की ही पढ़ाई की है उन्होंने। 12वीं के बाद
भजन गाना शुरू किया था प्रभाकर ने। इसी के बाद खुद का यूट्यूब चैनल भी खोला है प्रभाकर ने। 2010 में पहला गाना अपलोड किया था। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक बवाल की, जो फ्लाइट में एक शख्स आज शीशा तोड़ने लगा, खिड़की का शीशा फ्लाइट में तोड़ने लगा। वो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमाज पर दरअसल बवाल हुआ, उसे नमाज पढ़ने से रोका गया था। तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं आप। ये जिस शख्स को देख रहे हैं नमाज पढ़ रहा था, फिर वहीं लेट गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। उसके बाद वहां का क्रू आया, उसे उठाया वहां से, ये कहा कि हट जाओ, लेकिन देखिए उसके बाद वो क्या करने लगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस शख्स को उठाया गया है। नमाज पढ़ रहा था फ्लाइट के अंदर। ये देख रहे हैं फ्लाइट के अंदर की तस्वीर है। नमाज पढ़ रहा था, इसे उठाया गया। उसके बाद देखिए इसने अपनी बेल्ट, अपनी घड़ी सब उतार के रख दिया है। ये देख रहे हैं वहां लेट गया फिर ये शख्स, और उसके बाद क्या तमाशा हुआ ये मैं आपको दिखाऊंगा। आइए जरा। इसको जब उठा दिया गया फिर इसने हंगामा करना शुरू किया। अगली तस्वीर दिखाइए। शर्ट भी उतार दी इस शख्स ने, और ये देखिए चढ़ा आगे सीट पर, और ये देखिए खिड़की पर लात मार रहा, खिड़की पर लात मारने लगा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इसे रोका गया। उसके बाद ये देखिए जहाज के शीशे को तोड़ने लगा। यार आप ये बड़ा मसला बनाए। Don't do this. यार आप ये बड़ा मसला बनाए। Don't do this. यार आप ये बड़ा मसला बनाए। Don't do this. तो फ्लाइट के अंदर नमाज पर यह बवाल हुआ है, और यह शख्स खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सोचिए, पहले तो यह नमाज पढ़ रहा था, यानी दूसरों को परेशानी दे रहा था। अगर किसी को आपत्ति है तो आप वहां नमाज नहीं पढ़ सकते, एक चीज। दूसरा, जब रोका गया तो एक खिड़की तोड़ रहा था। अगर ऐसा करता तो सैकड़ों जानें चली जाती। सोचिए, एक साथ दो पाप। आइए, हुआ क्या। दरअसल पाक इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान था, यह पाकिस्तानी विमान था। फ्लाइट पेशावर से दुबई के लिए उड़ान भर रही थी, पाकिस्तान से ही दुबई जा रही थी। प्लेन के उड़ान भरते ही हंगामा शुरू हो गया, और एक शख्स फ्लाइट में ही दरअसल ये नमाज पढ़ने लगा। उसे हटाया गया वहां से। नमाज के बाद शख्स फ्लाइट के फ्लोर पर लेट गया। फ्लाइट में मौजूद यात्री शख्स का विरोध करने लगे कि ये क्यों यहां नमाज पढ़ रहा है इस जगह पर। इसी दौरान फ्लाइट का क्रू मौके पर पहुंचा और उसने वहां से उसको हटाया। फ्लाइट क्रू के साथ भी आरोपी ने बदतमीजी की। वहां जो क्रू था, क्रू मेंबर्स ने आरोपी को समझाने की कोशिश की कि आप दूसरों को परेशान कर रहे हैं। नमाज पढ़ने वाले ने बवाल और ज्यादा तेज कर दिया, और उसके बाद हंगामे के साथ शख्स ने खिड़की पर लातें मारनी शुरू कर दी। पूरी सूचना दुबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी गई कि इस शख्स ने ऐसा किया है। प्लेन के अंदर हंगामा करने वाले को उसके बाद बांध दिया गया प्लेन के अंदर कि चुपचाप खामोशी से बैठ। दुबई पहुंचने पर आरोपी को हिरासत में लिया गया। पाक एयरलाइंस ने आरोपी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब ये कभी, जब तक ब्लैक लिस्ट है तब तक ये फ्लाइट में नहीं चढ़ सकता है। आइए अब आपको बताता हूं लोगों के लिए क्या है दरअसल नमाज के नियम। लोग कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं, आप हरगिज उस जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकते। अपनी पूजा के जरिए आप किसी दूसरे को परेशान नहीं कर सकते हैं, पहली शर्त यह है। तो देखिए जरा, नमाज वैसे आप किसी भी जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बस वो जगह पाक साफ होनी चाहिए। पहली चीज, विवादित जमीन पर आप हरगिज नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। नियम सरकारी जमीन पर भी वैसे ही लागू होता है। अवैध कब्जा है तब भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। मकान मालिक से इजाजत लेना जरूरी होती है। ट्रेन और प्लेन में नमाज पढ़ी जा सकती है। अगर सीट पर नमाज पढ़ रहे हैं तो उसे साफ करें। इस शख्स को फ्लाइट में नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ये बैठे बैठे भी अपनी कुर्सी पर नमाज पढ़ सकता था। नमाज से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, पहली शर्त यह है। किसी भी गंदी जगह पर नमाज जायज नहीं है, और किसी दूसरे की जगह पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अगर नमाज पढ़नी है तो उसके लिए इजाजत जरूरी होगी। तो ये सारी बातों को मानना जरूरी है। आइए अब आपको अगली बड़ी खबर बताता हूं। आज अलविदा महारानी एलिजाबेथ, आज उनका अंतिम संस्कार किया गया क्वीन एलिजाबेथ का। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आपको फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये जो सम्मान समारोह, उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग पहुंचे थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। सैकड़ों हजारों की संख्या में, न सिर्फ ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए। इसके अलावा
बाइडेन, ये देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें ट्रिब्यूट दिया। अगली तस्वीर दिखाइए, बाइडेन भी पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महारानी को अलविदा कहने के लिए। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। ये जो आपकी जो अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है एज द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आप अपने प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मानते हैं इन दिस रोल?